Hello, good morning. Welcome to my Pathshala. This is chapter number 9 of class 11th, hydrogen. So let us start it. Position of hydrogen is anomalous. Means बड़ी anomalous थी हाइड्रोजन की पोजीशन, समझ में नहीं आ रहा था इसको किसके साथ रखें, ग्रुप 1 में रखें या ग्रुप 17 में रखें. ऐसा क्यों? बिकॉज इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस जो कि ग्रुप 17 में एग्जिस्ट करते हैं इन प्रॉपर्टीज़. Because as like alkali metals it has one electron in the outermost shell. alkali metals की तरह इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. it forms unipositive ion. जैसे Na+ K+ बनता है वैसे ये भी unipositive ion बनाता है. makes ionic compound like ionic compound जैसे कि NaCl बनता है वैसे ये भी बनाता है ionic compounds. so हेलोजेंस की तरह भी ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए टू शो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. जैसे हाइड्रोजन के पास 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हीलियम जैसा हो जाएगा नोबल गैस की तरह. ऐसे ही जो फ्लोरीन होता है उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2s7 कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी नोबल गैस जैसा हो जाएगा. तो हेलोजेंस की तरह इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. शो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरीन. इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन के सिमिलर होती है. इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H- आयोन. क्लोरीन की तरह फ्लोरीन की तरह ये नेगेटिव आयोन भी बनाता है और ये सोडियम के लोगों की तरह पॉजिटिव आयोन भी बनाता है. मीन्स कहने का मतलब है ये दोनों के साथ मैच कर रहा है प्रॉपर्टीज़ में. बट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 1s1 हमने बोला अरे ये कॉन्फ़िगरेशन तो इसके लिए अल्कली मेटल्स के जैसी है तो हमने इसको ग्रुप 1 में रख दिया अल्कली मेटल्स के साथ. सो वैसे हाइड्रोजन की पोजीशन एनॉमलस है क्योंकि दोनों के साथ मैच करता है बट हमने कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इसको ग्रुप 1 में रख दिया. Isotopes are the atoms of an element with same atomic number but different mass number. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2 और D, इसको D भी कहते हैं और Hb12 लिख सकते हैं. ट्रीटियम 1H3 और T13 एक ही बात है, इसे ट्रीटियम कहते हैं. ट्रीटियम रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है. प्रोटियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है. एक्चुअल में इसके न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है. इनका अगर हम मास रेशो देखें इसका मास 1 है, इसका 2, इसका 3 है. एबंडेंस क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोटियम पाया जाता है 99.98%. ये पाया जाता है ड्यूटीरियम 0.156% एंड ट्रीटियम इज़ फाउंड इन ट्रेसेस. ट्रीटियम इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर. इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है 12.33 ईयर्स और ये बीटा रेडिएशंस को एमिट करता है. बिकॉज ऑफ अनस्टेबल 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, ये हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है अनस्टेबल. इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल. ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है स्टेबल होने के लिए. सो एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल दैट इज़ डायटोमिक. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वाई हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि 2 हाइड्रोजन इकट्ठे क्यों उड़ते हैं, कल्ला क्यों नहीं उड़ लेता? बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इनकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है तो ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोजन इज 9th एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ एबंडेंस. अर्थ पर इसका 9th नंबर है एबंडेंस के बेसिस पर. दो इट इज़ मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स, बट यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन है. तो हमारी अर्थ में नंबर 1 क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी हल्की गैस को यहाँ पे इसको बांध के रख सके, इसको होल्ड कर सके. नेक्स्ट, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय कोल गैसिफिकेशन. यूँ तो बड़े सारे मेथड हैं बट हम पढ़ रहे हैं कोल गैसिफिकेशन से प्रेपरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन. कार्बन मीन्स कोल वी हैव टेकन, उस पर स्टीम पास कर दो 1270 केल्विन पे, CO+H2 बन जाएगा. जब हम कोल के ऊपर स्टीम पास करते हैं तो हमें CO+H2 का रेशो 1:1 मिलता है और 1:1 रेशो वाले CO+H2 के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं. When steam is passed over coal,
then we get a mixture of CO plus H2 and the ratio is 1:1. We will call it water gas, right? Now we want to separate hydrogen from carbon monoxide, but it is very difficult to separate. But it is difficult to separate CO यानी कि carbon monoxide from water gas. So water gas shift reaction is carried out. मीन्स इसी वाटर गैस के ऊपर मोर स्टीम पास की जाती है. जब हम ज़्यादा स्टीम पास करेंगे 673 केल्विन पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वी विल गेट CO2 प्लस 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और बढ़ जाएगी और साथ में मिलेगा CO2. अब इस CO2 को हाइड्रोजन से आसानी से हम अलग कर सकते हैं. कैसे? इसी मिक्सचर को CO2 प्लस H2 के मिक्सचर को वाटर के अंडर डाल दो अंडर हाई प्रेशर. What will happen? CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी और पानी में एब्जॉर्ब होगी और H2 है हम ऊपर आ जाती है, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, राइट? सो इस रिएक्शन का नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. नेक्स्ट है हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O. अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि कोल गैसिफिकेशन हमेशा जो है कार्बन के ऊपर स्टीम पास करने से नहीं होती. अगर मैं मीथेन के ऊपर भी स्टीम पास कर दूँ, मीथेन कौन है? हाइड्रोकार्बन. इसके ऊपर भी स्टीम पास करूंगी तो मुझे CO प्लस H2 ही मिलेगा. CO प्लस H2 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रेशो 1:1 नहीं है, इसलिए हम इसको सिन गैस कहते हैं. सिन गैस और वाटर गैस में डिफरेंस क्या है? वाटर गैस में CO और H2 का रेशो 1:1 है, बट सिन गैस में अदर देन 1:1 है. इसका नाम सिन गैस क्यों पड़ा? क्योंकि इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिन स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस. नेक्स्ट, हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. अरे कितना सस्ता पड़ेगा हमें, फ्री का वाटर है, आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी. बट pure water is a bad conductor, so some acid base or electrolyte is added which will make water conducting. जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो बैड कंडक्टर होता है. उसमें थोड़ा सा एसिड बेस या इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्ट मिलाया जाता है ताकि वो गुड कंडक्टर हो जाए. ओके, तो वाटर में से जो हाइड्रोजन होगा वो कैथोड पे आएगा. कैथोड पे आके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा और हम इसको कलेक्ट कर लेंगे. और इसी वाटर में एनोड पर OH नेगेटिव जाएगा, या हम वाटर भी लिख सकते हैं कि वाटर वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी. ओके, लैब में बनाना हो हाइड्रोजन, ये कमर्शियल मैथड है. अगर आपको एक्सेस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही करोगे, क्योंकि सस्ता होना चाहिए जो भी कमर्शियल लेवल पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं. लैब में हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज. जिंक के ग्रैन्यूल्स के ऊपर HCl एसिड डाल दो, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, उसको कलेक्ट कर लो. और तो और जिंक ऐसा मेटल है जो बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ भी रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देता है. Na2ZnO2, इट इज़ सोडियम जिंकेट और ये हाइड्रोजन बन जाएगा, राइट. जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, उससे भी ZnSO4 और हाइड्रोजन बन जाएगा. बट मेक श्योर यहाँ पे जिंक जो है वो थोड़ा सा इम्प्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्योर होगा ना तो हाइड्रोजन इसके चारों तरफ चिपक जाएगी और फर्दर रिएक्शन स्टॉप कर देगी. नेक्स्ट, 2 मेथड और हैं, फिर हम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. एक है ओएनओज मेथड. ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होता है. अगर हमें मिलिट्री पर्पस के लिए हाइड्रोजन गैस चाहिए हो, वी यूज़ ओएनओज मेथड. एल्यूमिनियम के पीसेस, KOH और वाटर तीनों को मिक्स करते हैं तो वी विल गेट पोटाशियम मेटालुमिनेट KLO2 प्लस 3 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. नेक्स्ट प्रोसेस है लेंस प्रोसेस. लेंस प्रोसेस में क्या करते हैं? आयरन के ऊपर स्टीम पास कर दो, आयरन पे स्टीम पास कर दो. सॉलिड है, वाटर गैस का मतलब होता है स्टीम. Fe3O4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस वी कैन कलेक्ट इट. सो ये मैथड्स हैं सारे के सारे हाइड्रोजन गैस बनाने के. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज 436 किलोजूल पर मोल. बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी हाई. So it is unreactive at room temperature. Why hydrogen is unreactive at room temperature? अरे इसकी बॉन्ड एनर्जी बड़ी ज़्यादा है, तो रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटता नहीं, तो रिएक्शन कहाँ से करेगा? बट रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. बट हाई टेम्परेचर पे सबके साथ रिएक्शन करेगा ये पीरियोडिक टेबल में. कैसे? CO प्लस H2
अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर ले लें, उसमें निकल डालते हैं तो मीथेन मिलता है हमें। अगर CO प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर में ZnO और CrO3 डालते हैं तो हमें मीथेनॉल मिलता है। मीन्स यहाँ पे हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैटलिस्ट को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, तभी तो इसको सिन गैस बोलते हैं। देखो इसने सिंथेसाइज किया मीथेन भी, CO प्लस H2 के मिक्सचर ने मीथेनॉल भी बना दिया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पे MnOO का मतलब है कोई भी मेटल का ऑक्साइड। ये मेटल का ऑक्साइड है। M मेटल के लिए स्टैंड होता है, N इसका वो है जो हम लोग नीचे लगाते हैं ना, जैसे Al2O3 है, लाइक Al2O3, Cu2O, तो ये इसका जो नंबर ऑफ आयोन्स होते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप हाइड्रोजन को किसी के भी ऑक्साइड में डाल देंगे, ये उसकी ऑक्सीजन छीन लेगा, ये वाटर बना देगा और मेटल को फ्री कर देगा, और इसे हम रिडक्शन भी कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस भी करता है। CO प्लस H2 में अगर हम कॉपर डालते हैं, ये देखो निकल डाला था तो मीथेन मिला, ZnO डाला तो मीथेनॉल मिला, और अगर CO प्लस H2 के मिक्सचर में कॉपर डालते हैं तो मीथेनॉल मिलता है हमको, या फॉर्मेल्डिहाइड। देखो यहाँ मैंने लिखा है C3H8, ये हमारा प्रोपेन है। प्रोपेन में वाटर यानी कि स्टीम डालेंगे तो CO प्लस H2 मिलेगा, जो मैंने पिछले पेज पे अभी बताया था। कोई भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर अगर आप स्टीम पास करते हो तो भी आपको दोनों का मिक्सचर मिलता है। जिंक प्लस NaOH, Na2ZnO2 प्लस H2, ये भी पीछे आ चुका है। नेक्स्ट, व्हाट आर द हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स कौन होते हैं? हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड होते हैं, जिसमें से एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा कोई भी हो। सो हाइड्राइड्स आर द बाइनरी का मतलब दो लोगों का कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड एनी अदर एलिमेंट। मेक श्योर कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सब लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बट ग्रुप 7, 8 एंड 9, जो पीरियोडिक टेबल के 3 ग्रुप्स हैं 7, 8 एंड 9, और ग्रुप 6 क्रोमियम को छोड़ के, ये सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, यानी कि हाइड्राइड नहीं बनाते, डोंट मेक हाइड्राइड, और इन सब को हम कहते हैं हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप किसे कहते हैं? 7, 8 और 9 ग्रुप्स को, ग्रुप 6 को भी कहते हैं क्रोमियम को छोड़ के। जब हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आयोनिक हाइड्राइड, ये कौन बनाएगा? S ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल। अगर मैं छोटा सा आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो ये रहा, ये S ब्लॉक होते हैं, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जो S ब्लॉक एलिमेंट है मीन्स यहाँ पे ग्रुप 1 और 2 होगा, अल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। इस आयोनिक हाइड्राइड को हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, राइट। सो S ब्लॉक एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल NaH, CaH2, इसका नाम है हाइड्रोलिथ, MgH2LiH एट्सेट्रा। इन सब में एक खासियत है, इन सब में हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोई प्रूफ है आपके पास कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? यस। अगर हम इसको हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो जो हाइड्रोजन है वो एनोड पे आता है। आपको कैसे, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता NaH में हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है? अगर हम मोल्टन सोडियम हाइड्राइड ले लें, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हाइड्रोजन गैस एनोड पे रिलीज होगी। याद करो पीछे वाटर में हाइड्रोजन कैथोड पे हो रहा था क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज है। दे मेक आयोनिक बॉन्ड और सॉल्ट लाइक, ये पॉइजनस होते हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर हम किसी भी आयोनिक हाइड्राइड के ऊपर वाटर डाल दें तो उसको आग लग जाती है। इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। वाई? बिकॉज NaH when treated with water we will get NaOH and H2, and in this process lots of heat is also released। उस हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर लेती है। अगर किसी आयोनिक हाइड्राइड को आग लग जाए तो आप उसको कैसे एक्सटिंग्विश करोगे, कैसे बुझाओगे? क्या आप उस पर कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके HCOONA बना देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल यूज़ मत करना। तो क्या करें इस आग को बुझाने के लिए? यू हैव टू यूज़ सैंड, आपको सैंड यूज़ करनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अच्छा, इसका कोई काम भी है आयोनिक हाइड्राइड का? यस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लो किसी बीकर में ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़ा है, थोड़ा सा मॉइस्चर डल गया, यानी कि थोड़ा सा वाटर के वेपर्स डल गए बीच में, या थोड़ा सा ये मॉइस्चर, उसको रिमूव करने के लिए हम NaH डाल देंगे। ये क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, बाद में आप इसकी डिस्टिलेशन कर दो, NaOH नीचे बच जाएगा। ओके, दूसरा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। दे आर मेड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 3 से 12 तक होते हैं, और आपको पता है ना 7, 8, 9 नहीं बनाता। विद हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन गेट एंट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ मेटल। अच्छा, ये हाइड्राइड कैसे बनाते हैं? देखो, मान लो जिरकोनियम है, अब जिरकोनियम का साइज तो बहुत बड़ा है, राइट? तो हाइड्रोजन का तो छोटा सा है, तो ये क्या करेगा? इनके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट होती है ना, खाली जगह, वहां पे हाइड्रोजन बैठ जाएगी जाके, ये बॉन्ड नहीं बनाएगी, इट सिंपली ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। सो दैट्स वाई जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनेंगे ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होंगे, इनका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा। फॉर्मूला तो तब होगा ना जब बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड तो बना ही नहीं रहे, हाइड्रोजन केवल खाली जगह पड़ी है, बस उसमें जाके एंट्रैप हो जाएगा। So that's why they don't have fixed formula. For example, ZrH 1.6 means कितने भी हाइड्रोजन जिरकोनियम के साथ बैठ सकते हैं। क्रोमियम H 1.5 they don't have fixed formula. तभी तो इनको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। मेटेलिक हाइड्राइड हमारे किस काम आएंगे? ये हाइड्रोजन को स्टोर करने के काम आते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हम सिलेंडर में स्टोर करेंगे, थोड़ी सी गर्मी होगी तो उसको फायर लग जाएगी, बट मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन कहीं कहीं होती है तो इसको आग नहीं लगती आसानी से, तो ये स्टोर करने के काम आता है। अब मान लो मैंने जिरकोनियम के ऊपर खूब सारी हाइड्रोजन स्टोर कर ली, अब जिरकोनियम के टुकड़े को मैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ, वहाँ जाके मैं गर्म करूँगी जिरकोनियम को, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। वाओ, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन फॉर द यूज़। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज हाइड्रोजन को सिलेंडर में भर के ले जाओ तो उसको फायर लग जाती है। नेक्स्ट है कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 to 17 विद हाइड्रोजन, दीज आर ऑफ 3 सब टाइप्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, याद करो ग्रुप 13 में कौन कौन होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। इनके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 हाइड्राइड बनाएंगे, यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे। लेकिन इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हुए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे। यस, जो ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स हैं, बोरोन का, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, BH3, AlH3, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे? क्योंकि ये सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, 8 होने चाहिए ना, तो 6 से घिरे हुए हैं, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। दे आर डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे एक्ट एज ल्यूविस एसिड। हर वो बंदा, हर वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम हो, वो ल्यूविस एसिड का काम करता है। भूखा होता है, वो बोलता है लाओ मुझे और इलेक्ट्रॉन दे दो। सो दैट्स वाई BH3 इज एक्टिंग एज ल्यूविस एसिड। और अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर रहा है? लिविस बेस की तरह, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके सिर पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये एक्सेप्टर है, और दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो एडिशन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। प्रिसाइज का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा। ग्रुप 14 में कौन कौन होता है? कार्बन और सिलिकॉन। इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये हाइड्राइड बनाएगा CH4 तो कार्बन विल बी सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ही ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये ना तो ल्यूविस एसिड का काम करेगा और ना ही ल्यूविस बेस का काम करेगा। ये NCERT की बैक में क्वेश्चन है कि CnH2n+2 ये हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे कि मीथेन हो गया। आपकी NCERT में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ल्यूविस एसिड के ल्यूविस बेस। आंसर है भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, नीदर इट विल एक्ट एज ल्यूविस एसिड नॉर इट विल एक्ट एज ल्यूविस बेस।
तीसरा है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये हाइड्राइड उनको कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनके ऊपर। ग्रुप 15, 16 एंड 17। ग्रुप 15 का एक मेंबर है नाइट्रोजन और फॉस्फीन। ये देखो इन्होंने बनाया हाइड्राइड NH3PH3, बॉन्ड बनाने के बाद भी एक लोन पेयर इनके सिर पे बैठा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच माने जाते हैं। ये ल्यूविस बेस का काम करेंगे। वाटर ग्रुप 16 का मेंबर है ऑक्सीजन और सल्फर। इन दोनों ने हाइड्राइड बनाया तो 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ल्यूविस बेस का काम करेगा। HF और HCl, दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय, स्टिल दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3 लोन पेयर अभी भी दे आर हैविंग, तो इसकी वजह से ये ल्यूविस बेस का काम करेंगे। ओके, इन सब में एक खासियत है, किसमें? अमोनिया, वाटर और HF, ये तीनों H बॉन्डिंग शो करेंगे। उस H बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा। और इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग किसकी है? HF की, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, और भी हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करता है? ये देखो, ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। H2Cl2 मिलके क्या बनाते हैं? 2HCl। हाइड्रोजन और सोडियम मिलके क्या बनाते हैं? NaH, सोडियम हाइड्राइड। ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, CuO के साथ रिएक्शन करेगा तो इसकी रिडक्शन कर देगा। ये देखो इसने रिडक्शन कर दी, किसकी? कॉपर की। इसका ऑक्सीजन छीन लिया और कॉपर बना दिया। वेल, हाइड्रोजन के यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। पहला यूज, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, मतलब एक सिलेंडर में हाइड्रोजन भरी है, उसका नॉब खोल दो या पाइप से उसको निकालो, थोड़ी थोड़ी आती रहे। ऑक्सीजन के साथ मिलके जब ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनेगी, उससे इतनी एनर्जी निकलती है कि वो आयरन को मेल्ट कर देती है। तो इट इज़ यूज टू वेल्ड और कट आयरन। आयरन को काटना हो या वेल्डिंग करनी हो, ये उसके काम आती है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन और निकल डाल दो तो वेजिटेबल घी बन जाता है। आपने सुना होगा रथ और गगन। अब मम्मी पापा से पूछना, क्योंकि आप लोग तो रिफाइंड खाते हो, ये पहले ये चलता था रिफाइंड घी। H2 + N2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके भी अमोनिया बनाता है, जिसे कि हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। ये सारी रिएक्शंस हैं, ये बेसिकली हम इसको एज अ यूज़ भी ले सकते हैं, राइट? ये इसके यूजेस हैं। उसके बाद है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, ये भी यूज़ में आती है। ये एल्कीन के साथ मिलके जब हम किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है इसका, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने को हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। और कौन सा यूज़ है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिक्सचर रॉकेट फ्यूल का काम करता है। एक तो इसका कोई पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होता, H2 और O2 का बहुत अच्छा फ्यूल है। और हाइड्रोजन के 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं वो भी करवा देती हूँ। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, या इसे न्यूक्लियर स्पिन भी कहते हैं, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। हाइड्रोजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ऑर्थो और पैरा। इनमें फ़र्क क्या है? इनके जो न्यूक्लियस है ना, आपको पता है न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। अगर ये सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, इसे हम ऑर्थो कहते हैं। और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस ऐसे जा रहा है, एक न्यूक्लियस ऐसे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, इसे हम पैरा कहते हैं। रूम टेम्परेचर पर अगर आपने हाइड्रोजन का सिलेंडर भरवा के रखा हुआ है, उसमें 75% ऑर्थो होगा, 25% पैरा होता है, राइट? अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करती जाऊं तो आई कैन गेट प्योर पैरा, बट आपको प्योर ऑर्थो कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज डिसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक आर्क एंड हाइड्रोजन एटम्स thus obtained are allowed to recombine on the surface to be welded। ये रहा एक आयरन का सरफेस, मैंने इस पर कट लगाना है, तो मैं क्या करूँगी? इसकी सरफेस के ऊपर इस कंटेनर को बंद करके हाइड्रोजन गैस ली, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दी, यानी कि इलेक्ट्रोड्स डाल दी 2
इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना H2 टूट के H एटम बना देगा। ये H एटम सारे के सारे आयरन की सरफेस के ऊपर फैल जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। जब H2 बनाएंगे तो 4000 केल्विन एनर्जी रिलीज होगी, जिससे आप आयरन सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, चाहो तो इसे वेल्डिंग भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर बिहेव्स लाइक अ मेटल। अगर हम हाइड्रोजन पे हाई प्रेशर लगा दें तो ये मेटल की तरह बिहेव करता है। हैवी हाइड्रोजन, जिसे कि ड्यूटेरियम भी कहते हैं, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड हाइड्रोजन बाय फ्रैक्शनल इवेपोरेशन। मीन्स जो हाइड्रोजन होता है लिक्विड हाइड्रोजन, उसी की फ्रैक्शनल इवेपोरेशन कर दो तो हमें उससे D2 भी मिल जाएगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय H.C. उरे, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो ये तो था हमारा हाइड्रोजन का लेक्चर, और मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ हाइड्रोजन के, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज एनॉमलेस एंड फाइनली इट इज केप्ट विद अल्कली मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइ IE of hydrogen is 1312 kilojoule per mole and is similar to that of chlorine. Hydrogen is most abundant in universe but not found in abundance on earth because earth's gravitational force is not sufficient to hold such a light gas on earth. The names of isotopes of hydrogen are protium, deuterium and tritium, and their mass ratio is 1:2:3. Which isotope of hydrogen is radioactive? Tritium. एंड विच इज़ यूज इन ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक में ड्यूटेरियम यूज़ होता है। ट्रेसर टेक्निक का मतलब होता है अगर हमें पता लगाना हो प्लांट्स में वाटर करता क्या है तो हम उसको D2O दे देते हैं वाटर को। ये थोड़ा स्लो होता है तो हमें पता चल जाता है। हाउ विल यू प्रिपेयर H2 ऑफ हाई प्योरिटी एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन। हाई प्योरिटी का तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्यों डालते हैं उसमें, बिकॉज प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोलाइट उसको गुड कंडक्टर बना देता है। व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, C प्लस स्टीम गिव्स CO प्लस H2। हाउ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीज इन अबव रिएक्शन बाय पासिंग मोर स्टीम। व्हाट इज सिन गैस, CO प्लस H2 का मिक्सचर इन एनी रेशो। वाटर गैस, CO प्लस H2 का मिक्सचर इन 1:1 रेशो। हाइड्रोलिथ ये L है, इट इज CaH2। जियोलाइट का फॉर्मूला ना आल सी उठ डॉट XH2O, सबके फुट में 2 लगा दो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, स्टीम पास करेंगे तो CO प्लस H2 बनेगा। CO प्लस H2 से क्या बनेगा, निकल डालेंगे तो CH4 मीथेन बनेगा। H2 प्लस MnOO से क्या बनेगा, H2O बन जाएगा और M अलग हो जाएगा। जिंक प्लस NaOH Na2ZnO2 प्लस H2 बन जाएगा। Why हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक फॉर्म, because of unstable 1s1 configuration it will combine with other hydrogen, so it will exist as diatomic. What will you conclude from the high value of bond energy of hydrogen? High value of bond energy of hydrogen indicates that it is unreactive at room temperature. Comment on the reaction. H2 with Cl2 HCl बनेगा, with sodium NaH बनेगा, कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ Cu प्लस H2O बनेगा। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में अभी बताया था एल्कीन प्लस H2 प्लस CO हमें CHO मिल जाएगा। 5 यूजेस ऑफ हाइड्रोजन अभी बताया है मैंने आपको। हाउ एटॉमिक हाइड्रोजन ऑन surface of metal is used for welding, because when atomic hydrogen on the surface of metal is combined then it releases 4000 Kelvin heat which can melt even iron. So these are the questions. एक तो और है, why metallic hydrides are non-stoichiometric, because they are not making bonds, simply hydrogen is occupying the interstitial site present in the metals. Can fire of NaH be extinguished by CO2? No, because CO2 will react with NaH to make HCONA. How ionic hydrides are used to remove moisture from organic compound? Because they will react with water, moisture, to make NaOH and H2. H2 is evolved out. Next, I think we have left these question. इसमें से कौन सा आयोनिक है, मेटालिक है और कौन सा मॉलिक्यूलर है, या मॉलिक्यूलर से मतलब कोवेलेंट है। BH3 कोवेलेंट, ALH3 कोवेलेंट, अमोनिया कोवेलेंट, मीथेन कोवेलेंट, HF कोवेलेंट, NaH CaH2 आयोनिक, TiH और जिरकोनियम का H ये मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं।
Why boiling point of ammonia, water, HF are higher than those of higher members of their subsequent group members? Because इनमें H bonding होती है. Why phosphorus cannot make pH 5? Because pH bond energy is not high कि ये 5 bond बना सके. Out of HF, NH3 and water, which shows strongest H bonding? HF. Why? Because of higher electronegativity of fluorine. Why metallic hydrides are non-stoichiometric? Because they have not to make the bonds. Simply hydrogen is occupying the interstitial site present in their vacant spaces या lattice. So this marks the end of hydrogen topic. So आप इसको मैंने आपको असाइनमेंट भी करा दी, तो आप ध्यान से इसको पढ़ो, आपको याद हो जाएगा. टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ. बाय बाय.